Hey friends, welcome back to my YouTube channel. Have you ever done the realistic shading of any object without any blending tool? Yes, I'm going to make this realistic capsicum and I'm not going to use any blending tool. Are you curious how it can be possible? Let's see in this video. Hi, hello friends. Welcome back to my YouTube channel. तो हाउ आर यू ऑल? आई होप कि ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही रियलिस्टिक शेडिंग करने वाली हूँ। हम शेड तो करेंगे, ब्लेंड तो करेंगे अपनी शेडिंग को, लेकिन हम उसमें ब्लेंडिंग टूल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले की दो वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन शेयर किया था। पहला लेसन कि हम अपने ऑब्जेक्ट जब भी कोई हम ड्राइंग स्टार्ट करें तो उसमें फॉर्म को किस तरीके से समझना है, उसके फॉर्म को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको किस तरीके से समझना है वो मैंने बताया था। अगर हम कोई 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो 3D दिखना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बिल्कुल फ्लैट है। दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया कि हमें शेडिंग के क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, उनकी किस तरीके से हमें शेडिंग करनी है, स्टार्ट किस तरीके से करनी है, और फिर उसमें जो वैल्यू के डिफरेंट शेड्स होते हैं, डिफरेंट टोन्स होते हैं, डिफरेंट टर्म्स होते हैं, हाईलाइट्स होती है, रिफ्लेक्टेड हाईलाइट्स होती है, शैडो होते हैं। आज मैं इस वीडियो में दोनों इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक ब्यूटीफुल ड्राइंग किस तरीके से बनानी है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक फाइनल ड्राइंग, आज हम एक कंप्लीट ड्राइंग बनाएंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कैप्सिकम लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके एंगल को आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि कैप्सिकम हमारा कौन से एंगल में रखा है, किस तरीके से टर्न्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसके जो आउटर बॉडी है इनको मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पहले मैं इसका ड्रॉ कर रही हूँ, सिंप्लीफाई कर रही हूँ चीज़ों को। ठीक है, इसके आउटर शेप को मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके शेप को मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि ये किस शेप का है। जैसे इसका टॉप जो पार्ट है ये एक ओवल, यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने पहले ओवल ड्रॉ कर दिया, फिर उसको स्ट्रेट लाइन में उसके बॉडी को ड्रॉ किया, फिर बेस को इस तरीके से ड्रॉ किया जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं यहाँ पे, उसके बाद जब मैंने ड्रॉ कर दिया बेसिक लाइन जो है, आउटर लाइन है उनको, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं यहाँ पे अंदर में जो कर्व्स है थोड़े बहुत उनको भी मैं स्ट्रेट लाइंस में ही ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, और पेंसिल को मैंने यहाँ पे ओवर हैंड ग्रिप में ही पकड़ा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम ड्रॉ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियली, तो हमें ओवर हैंड ग्रिप में पेंसिल को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन ये मस्ट है। क्योंकि ऐसे पकड़ने से क्या होता है कि हम जो है वो इसके जो क्या उसका फॉर्म बन रहा है, क्या उसका शेप है, उसमें लाइंस जो है वो किस एंगल में है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी हो जाता है। और चीज़ों को हम जब हम अपने रेफरेंस को देखते हैं तो हम उसको ओवरऑल देख पाते हैं, ओवरऑल आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, कैसा है, इसका शेप कैसा है, ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ से ये निकला हुआ है, कहाँ से अंदर गहरा है, ये सारी चीज़ें को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। फिर उसके बाद जब मेरा आउटर, ऑलमोस्ट आउटर जो लाइंस है वो कंप्लीट हो गया, तो फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब इसका जो शेप है ये सही आ रहा है, प्रोपोर्शन सही आ रहा है, एंगल सही आ रहा है, कैप्सिकम का एंगल क्या है, ये किस एंगल में रखा है, ये हल्का सा टिल्टेड है, मतलब लेफ़्ट की तरफ हल्का, तो ये एंगल देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसका साइज क्या है, इसका जो विड्थ है उसके हाइट के अकॉर्डिंग कितना है। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे मेरा, मतलब मुझे लगा कि हाँ ये सही हो गई है, तो फिर उसके बाद मैं आगे इनिशियल जो अंदर में जो लाइंस हैं उनको मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसके फॉर्म को कैच करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे ही आप देख के बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है यहाँ पे ही। तो अगर आपका स्ट्रक्चर सही होगा तो वो वहीं पे करेक्टली वो लगेगा कि हाँ ये एक 3D फॉर्म है।
तो ये 3D फॉर्म जब मेरा कैप्चर हो गया तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे उसमें जो लाइट एंड डार्क है उनके शेड को मैं आइडेंटिफाई करते हुए डिफरेंस क्रिएट करूँगी विथ टर्मिनेटर लाइन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सेकेंड कैप्सिकम को मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसी तरीके से जैसे मैंने पहले वाले कैप्सिकम को ड्रॉ किया है। नेचर में प्रेजेंट चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आप ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा लो, या फिर अगर आप किसी सब्जेक्ट की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, या फिर एक स्टिल लाइफ, सिंपल से स्टिल लाइफ जो एक सब्जेक्ट है वो हो, या फिर अगर आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो, पेंसिल ही बनाना चाहते हैं, पेंसिल को ही ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, आप किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी टेक्निक्स क्या है वो मैटर करती है। क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट पे लाइट एंड शेड किस तरीके से उस पर फॉल होगी वो सेम ही होगी। जो नेचर के द्वारा जो बनाया हुआ जो भी एक बेसिक वे होता है लाइट एंड डार्क फॉर्म करने का, वो सेम ही होता है। तो इसीलिए चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉ करें, हमें प्रॉपर टेक्निक्स पता होनी चाहिए, हमें किस तरीके से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करना है ड्रॉ करना। उसके सबसे पहले हमें फॉर्म को समझना है, उसका फॉर्म कैसा है, उसका बेसिक शेप कैसा है, उसमें एंगल क्या है, उस पर्टिकुलर एक कोई ऑब्जेक्ट बना रहे तो उसका एंगल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है शेडिंग की। तो उसमें लाइट एंड डार्क किस तरीके से ऐड करना है वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी वो हम उसको प्रॉपर रियलिस्टिक दिखा पाएंगे, एक प्रॉपर 3D ऑब्जेक्ट दिखा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर पूरी ड्राइंग की वीडियो बनाने से पहले मैंने 2 इम्पॉर्टेंट लेसन शेयर किया है, 2 वीडियो बनाया है। एक तो पहला है फॉर्म के ऊपर, जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं उनके ऊपर, कि किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म को किस तरीके से समझा जाए, और सेकंड वीडियो है शेडिंग के ऊपर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम शेड करते हैं तो उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन से शेड होते हैं, वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हाईलाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट्स आ रही है तो उसमें हाईलाइट्स कहाँ पे बनेगी, मिडिल टोन कहाँ पे बनेगा, शैडो कहाँ पे बनेगी, कोर शैडो क्या होता है, कास्ट शैडो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड हाईलाइट्स क्या होती हैं, ये सारे जितने भी टर्म्स हैं, चाहे आप सिंपल से सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लो, चाहे आप एक बॉल बना लो, एक स्फीयर बना लो, या फिर आप एक कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा एक सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी, जैसे एक पोर्ट्रेट ही समझ लो। पोर्ट्रेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे लाइंस देखनी होती है, बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो आप कोई सा भी सिंपल ऑब्जेक्ट ले लो या फिर कोई सा भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट उठा लो, उन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें, सारे टर्म्स प्रेजेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इनको किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। पहले तो मैंने इसके बेसिक जो है आउटलाइन है उसको ड्रॉ किया, फिर उसके बाद उसमें जो शेड के जो डिफरेंस क्रिएट करने का जो लाइन होता है, जिसको हम टर्मिनेटर लाइन बोलते हैं, पहले उनको ड्रॉ किया। जो हमारा डार्क टोन है, मिडिल टोन है और हाइलाइट्स है, उन तीनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने सिंपल एक लाइन ड्रॉ किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं यहाँ पे शेड ऐड कर रही हूँ। जहाँ पे मिडिल टोन है वहाँ पे पूरे में मैंने एक टोन फिल कर दिया। फिर जहाँ पे डार्क टोन है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर एरिया को, एक पूरे डार्क एरिया में एक टोन फिल कर रही हूँ और हाइलाइट्स पार्ट को एज इट इज़ छोड़ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं धीरे धीरे यहाँ पे शेड कर रही हूँ। ठीक है, ये जब एक बराबर फिल हो जाएगा, फिर उसके बाद हाइलाइट्स को तो हमें वैसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम जहाँ पे भी डार्क है बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का काम है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जब हमें लगेगा कि हाँ इसका जो बेसिक शेप है, फॉर्म है, ये सही हो रहा है, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे और डार्क थोड़ा सा ऐड करूँगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
किस तरीके से मैं यहाँ पे शेड ऐड करते जा रही हूँ। और हाँ, आपको पेंसिल को, जो सेकंड वीडियो में मैंने बताया था, पेंसिल को बिल्कुल लाइटली चलाना है। चाहे आप डार्कर एरिया भी फिल कर रहे हैं, उनको बिल्कुल लाइट चलाना है। तो मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कहीं पे भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं कर रही हूँ शेड देने के लिए, ठीक है। क्यों? शेडिंग देने के लिए ब्लेंडिंग टूल का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे इनिशियली जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं, जब हम शेडिंग्स करना सीख रहे होते हैं, तो अपने हैंड पे प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ब्लेंडिंग टूल यूज़ करेंगे तो फिर हमारी स्किल्स जो होती है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि हमने ब्लेंडिंग टूल का यूज़ किया होता है, उसका हेल्प लिया होता है अपने जो शेड है उनको ब्लेंड करने के लिए। उससे क्या होता है, हमारे जो हैंड पे जो प्रेशर का कंट्रोल है उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। फिर जहाँ पे डार्क टोन तो हम इजीली कर पाते हैं, डार्क टोन को ब्लेंड कर पाते हैं, लेकिन जहाँ पे लाइटली चलाना होता है पेंसिल, तो वहाँ पे पेंसिल के मार्क्स दिखने लगते हैं। तो इस वजह से जो हमें प्रेशर कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको करने के लिए, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इनिशियली जब आप सीख रहे हैं शेडिंग, तो आप ब्लेंडिंग टूल का यूज़ ना करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरीके से लाइटली पेंसिल को मूव करते हुए डिफरेंट एंगल में शेड कर रही हूँ, और उसको बिल्कुल इतना लाइटली कर रही हूँ कि पेंसिल के स्ट्रोक्स मुझे उतने दिख नहीं रहे हैं। और ये डिफरेंट एंगल में शेड, जब हम यहाँ पे शेड ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत माइन्यूट अगर शेडिंग की जो लाइन है, पेंसिल के लाइंस है, वो दिख रहे हैं, तो वो फिर ब्लेंड हो जाएंगे अपने हैंड पे कंट्रोल करते हुए जब हम पेंसिल को मूव करेंगे तो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ पेंसिल को ही, पेंसिल पे ही प्रेशर कंट्रोल करते हुए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठाते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो ऐसे ही डायरेक्टली आप कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाकर ड्रॉ करने मत लग जाएं। उसको पहले थोड़ा सा उसको ऑब्ज़र्व करें, उसमें लाइट एंड शेड देखें कि किस तरीके से, कहाँ पे लाइट आ रही है, अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो वहाँ पे क्यों आ रही है। अगर ये सरफेस फोल्ड हो रहा है तो वो किस तरीके से फोल्ड हो रहा है, क्या वो एब्रप्टली फोल्ड हो जा रहा है, या फिर वो उसका जो फोल्ड है, उसका जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रांजिशन है। जैसे अगर स्फीयर की बात करें तो उसकी जो सरफेस में जो एंगल, सरफेस के जो एंगल में ट्रांजिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, उसको सॉफ्ट ट्रांजिशन बोलते हैं ये। लेकिन अगर किसी क्यूब की बात की जाए तो उसके जो सरफेस में जो ट्रांजिशन होता है वो हार्ड ट्रांजिशन होता है, जैसे जिसको हम प्लेन्स बोलते हैं। जैसे स्फीयर में तो कोई प्लेन्स नहीं दिखते हैं अलग अलग पर्टिकुलर, क्योंकि सारे प्लेन्स में जो ट्रांजिशन होता है वो एक ही प्लेन, उसको हम कह सकते हैं एक राउंड प्लेन कह सकते हैं। लेकिन क्यूब में जो ट्रांजिशन होता है सरफेस के बीच में वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो प्लेन्स अलग अलग प्लेन्स दिखने लगते हैं, टॉप प्लेन, साइड प्लेन्स, इस तरीके से। तो जहाँ पे भी हार्ड ट्रांजिशन होगा वहाँ पे हमें शेडिंग में भी डिफरेंस हार्ड इस तरीके से डार्क ऐड करनी होगी ताकि वहाँ पे वो ट्रांजिशन दिखे। और जहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन होगा सरफेस के बीच में, तो वहाँ पे हमें शेडिंग में भी बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड करते हुए वहाँ पे हमें शेडिंग में ट्रांजिशन करना होगा, ठीक है। तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप चीज़ों को पहले से ही ऑब्ज़र्व करके जब आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो हम चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में हम कर पाएंगे, ठीक है। और अपने हैंड और आई को ब्रेन से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ों को हमने पहले ही ऑब्ज़र्व कर लिया है, अपने ब्रेन में हमने उस चीज़ को पहले से ही समझ लिया है, तो हम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कहते हैं ना, किसी भी काम को करने के लिए पहले एक प्लानिंग ज़रूरी होती है, तो ये जस्ट एक प्लानिंग है। कोई भी वर्क को स्टार्ट करने के पहले उसको पहले प्लान ज़रूर करें कि हमें इस वर्क को करना किस तरीके से है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, उसमें शेड कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे शेड ऐड करने हैं। ये प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अब आप देख सकते हैं इसमें अभी तक मैंने कहीं पे भी डिटेलिंग नहीं किया है। अभी भी मैंने यहाँ पे डार्क कहीं पे भी डार्क का टोन ऐड नहीं किया है। अभी मैंने बस एक मिडिल टोन फिल किया है। अभी जो सेंटर वाला जो पार्ट पे मैं जो भी हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे बस उस पोर्शन को थोड़ा सा, जो इसके जो नीचे का जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा, जो रेड पार्ट है उसको थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइट्स ऐड किया मैंने। फिर उसके बाद उसको मैं फिर से एक, जैसे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं लेयर में काम कर रही हूँ। जहाँ पे लाइट ऐड करना है उसको वहाँ पे लाइट किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और डार्क टोन ऐड किया। इस तरीके से मतलब आप देख कर सकते हैं, अपने रेफरेंस इमेज से बिल्कुल मैच करते हुए, समझते हुए इवन करना है। अब मैं धीरे धीरे यहाँ पर डार्कर टोन ऐड कर रही हूँ। तो जब भी आप डार्क टोन ऐड करें उसमें ये ध्यान ज़रूर रखें कि जहाँ पे भी हार्ड ट्रांजिशन हो रहा है वो ट्रांजिशन दिखता तो हार्ड है, लेकिन वो उतना हार्ड नहीं होता है कि हम बस एक लाइन डाल दें और उसको छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे भी आपको डार्कर टोन ऐड करने हैं वहाँ पे उसके आसपास के एरिया को भी थोड़ा सा शेड देते हुए फिल करो, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक लाइन डाल के छोड़ देंगे तो वो बस ऐसा लगेगा जैसे जैसे बच्चों की ड्राइंग में हम पहले आउटलाइन करते थे ना, उस तरीके से वो वैसा फील आएगा। वो एक 3D इफेक्ट ही नहीं देगा। तो चीज़ें दिख तो रही होती है हार्ड, लेकिन वो इतनी हार्ड होती नहीं है कि हम उसको बस एक लाइन डाल के छोड़ दें। तो इस वजह से आपको जहाँ पे भी आप डार्क टोन ऐड करें वहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी मैं डार्क ऐड कर रही हूँ उसके आसपास को एरिया को भी मैं थोड़ा सा उससे सेम मैच करने के लिए मैं यहाँ पे टोन्स ऐड कर रही हूँ, डार्क टोन को। ठीक है, किस तरीके से मैं यहाँ पे डार्क ऐड कर रही हूँ। तो जब हम डिटेलिंग करते हैं तो डिटेलिंग पार्ट को भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह पे करके छोड़ दिया, उसको भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी मैं डार्क टोन भी ऐड कर रही हूँ तो पेंसिल को बहुत ही ज़्यादा इस पे प्रेशर का बहुत ही ध्यान रखते हुए मैं ऐड कर रही हूँ कि कहीं पे भी ऐसा पर्टिकुलर एक बहुत ज़्यादा डार्क मार्क ना आए पेंसिल का। तो जब हमें डार्क का टोन भी ऐड करना है तो भी हमें पेंसिल को लाइट ही चलाना है। और हाँ, यहाँ पे मैंने डार्क टोन ऐड किया है तो जहाँ पे भी डार्क टोन ऐड किया है उसके लिए मैंने थोड़ा डार्कर शेड जैसे 8B या फिर 10B पेंसिल से आप डार्क टोन ऐड कर सकते हैं। और जो लाइटर पार्ट है उसको आप लाइट शेड से, जैसे मैंने तो 4B से किया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा लाइट आप कर सकते हैं, जैसे HB पेंसिल से आप पहले आप नॉर्मल शेड करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जो उसका जो शेड होता है नेक्स्ट अपग्रेड कर सकते हो, 6B से करो। फिर उसके बाद जब फाइनल डार्कर एरिया को ऐड करना है तो फिर वहाँ पे आप डार्क 8B या फिर 10B आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सेकंड कैप्सिकम में भी मैं इस तरीके से, जहाँ पे हमारा शैडो पार्ट है उसको पहले मैंने एक शेड दे दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे मैं जो शैडो पार्ट है उसमें भी थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ डार्क है, उसको इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे शेड धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और ये शेडिंग मेरी जो है ये अच्छी लगी हो।
और इसी तरीके से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को लेकर इसकी शेडिंग ज़रूर करके बताना मुझे, क्योंकि और कोशिश करना कि आप यूज़ ना करें कोई भी ब्लेंडिंग टूल, क्योंकि जहाँ पे हमें डार्कर टोन देना होता है वहाँ पे तो हम इजीली कर पाते हैं, लेकिन जहाँ पे लाइट शेड देना होता है, जैसे सेकंड कैप्सिकम में आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा लाइट है, क्योंकि येलो कलर में जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी बहुत लाइट होती है। तो इस तरीके से लाइटली चीज़ों को शेड देना ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है प्रेशर कंट्रोल करते हुए, ठीक है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना विथ, आप देख सकते हैं इसके जो फोल्ड्स है इसमें किस तरीके से ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसमें जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है, तो इसी इंफॉर्मेशन को साथ में रखते हुए जब आप एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को उठाओगे, जब आप पोर्ट्रेट करोगे, तो आप एक अच्छा पोर्ट्रेट, अच्छा कोई भी रियलिस्टिक वर्क ईजिली कर पाओगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये मेरा एक ड्राइंग अच्छा लगा हो, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने शेयर किया और फिर किस तरीके से मैंने अपने सारे इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने स्टडी करी उसको किस तरीके से अप्लाई किया अपने फाइनल ड्राइंग में, ये मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग भी इस तरीके से, आप लोग अपने जितनी भी आप स्टडी करें उसको आप इस तरीके से अप्लाई करें अपने फाइनल ड्राइंग में, क्योंकि जब तक हम अपने जो भी स्टडी हमने करी उसको जब तक हम अपने फाइनल वर्क में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा वर्क इम्प्रूव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें और अपने जो नॉलेज गेन किया है उसको अपने फाइनल वर्क में अप्लाई करते रहें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट जितनी भी सारे इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड टेक्निक शेयर करूँ आपके साथ वो आप तक पहुँच पाए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक शेयर भी कर देना ताकि ये बहुत सारे लोगों तक भी पहुँच पाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।